नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल आपके अपने परिवार सफलतागंज पर। मैं तेजवीर सिंह चौहान आ चुका हूं एक बार फिर से आप लोगों के समक्ष हिंदी की अगली क्लास लेकर। इसमें साथियों आपने देखा था वर्ण विच्छेद के विषय में, उसी को हम कंटिन्यू करते हैं। तो साथियों देखिएगा, वर्ण विच्छेद के ही कुछ क्वेश्चन हमने बोर्ड पर लिख दिए हैं, जिसमें से आपको 4 दिखाई दे रहे हैं। पहला लिखा हुआ है जिज्ञासा और दूसरा लिखा हुआ है स्त्री, पत्र और दक्ष। ये 4 क्वेश्चन हैं जिनके हमने 4 विकल्प आपके समक्ष लिख दिए हैं। तो साथियों इनमें से आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा सही है, और ये कैसे बताएंगे आप हमें, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। जो जिज्ञासा है, जिज्ञासा का पहला सही है या दूसरा सही है, तीसरा सही है या चौथा सही। इस तरीके से चारों को आप कर सकते हैं कि निम्न में से कौन सा सही होगा। साथियों तो 4 क्वेश्चन हैं, 4 विकल्प दिए हुए हैं। जो भी विकल्प सही होगा, जैसे पत्र का मान लेते हैं तीसरा सही है, तो आप पत्र आगे लिख करके 3 डैश करके 3 लिखेंगे। इस चीज को आपको कमेंट करना है हमारे वीडियो में। तो साथियों इतना आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो रोक करके भी आप देख सकते हैं। तो मैं इसको साथियों रफ कर देता हूं, फिर आगे हम बात करते हैं। जैसा हमने पिछली क्लास में बताया था कि आगे की जो बात होगी वो संधि के विषय में होगी। तो साथियों इसको आप जो भी कुछ करें स्क्रीनशॉट लें या जैसा भी हो कर लेते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम अगली क्लास की तरफ। तो साथियों यदि आप वर्ण विच्छेद अच्छी तरीके से समझ चुके हैं तो संधि का जो तरीका है एकदम बवाल होने वाला है। एकदम संधि नहीं, एकदम बवाल होगा। इतनी आसानी से आपको समझ में आएगा कि आपने इससे पहले कभी नहीं पढ़ा होगा। तो साथियों संधि के विषय में हम बात कर लेते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि संधि का तात्पर्य क्या होता है, संधि शब्द का मतलब क्या होता है। तो साथियों संधि कहीं न कहीं क्या होता है, समझौता होता है। 2 व्यक्तियों के बीच संधि का तात्पर्य है 2 व्यक्तियों के बीच या 2 लोगों के बीच समझौता। लेकिन साथियों हिंदी की बात है, और हमने इससे पिछले जो वीडियो है उसमें हमने वर्ण या वर्ण विच्छेद के विषय में बात की है। तो साथियों जो ये संधि होगी ये वर्णों में ही होगी। जैसे कि हम संधि की डिफिनेशन की बात करते हैं, परिभाषा की बात करते हैं, तो साथियों आती है संधि की परिभाषा कि 2 समीपवर्ती वर्णों के योग से जो विकार उत्पन्न होता है। विकार का तात्पर्य परिवर्तन, अर्थात आप कह सकते हैं कि 2 समीपवर्ती शब्दों के योग से या जो विकार उत्पन्न होता है, जो परिवर्तन होता है, वही संधि कहलाता है। तो साथियों हम संधि की तरफ बढ़ते हैं। तो जैसा कि हमने इसकी परिभाषा के विषय में जाना और हम आगे बढ़ते हैं। तो साथियों किस तरीके से हमने बताया था आपको वर्ण विच्छेद में कि किस तरीके से वर्ण समीपवर्ती हो सकते हैं, किस तरीके से वर्ण समीपवर्ती हो सकते हैं। हमने बताया था कि संधि होती है, उसमें क्या होता है, पहला पक्ष दिया होता है और एक दूसरा पक्ष दिया होता है। यहाँ पर ऐसा मान लेते हैं कि 2 शब्द हैं, जो पहला शब्द होगा उसका प्रारंभ यहाँ से होगा और अंत यहाँ होगा, और जो दूसरा शब्द होगा प्रारंभ यहाँ से होकर के अंत यहाँ तक होता है। तो साथियों कोई शब्द होता है उसमें क्या होता है, उसमें जो सबसे छोटी इकाई होगी वो वर्ण होगी, वर्ण से बड़े अक्षर होंगे और अक्षर क्या करेंगे मिलकर के एक शब्द का निर्माण करेंगे। तो यहाँ पर जो साथियों सबसे छोटी इकाई होगी वो कहीं न कहीं वर्ण दी होगी, और यहाँ जो सबसे पहली इकाई होगी वो भी एक वर्ण होगी। तो इस शब्द का जो अंतिम वर्ण होगा उसको और इस शब्द का जो प्रारंभिक वर्ण होगा उन दोनों को मिलाने के बाद जो साथियों परिवर्तन हो जाता है वही संधि कहलाता है। हमने जैसे बताया भी था, जैसे यहाँ अगर हम लिखें महा प्लस आत्मा लिख ले यहाँ पर हम, तो फिर यहाँ पर हमने बताया था कि साथियों अंततः आपको एक व्यंजन दिख रहा है और व्यंजन के ऊपर एक स्वर दिख रहा है। स्वर कौन सा है, यहाँ पर बड़ा आपको दिख रहा है, और इधर सीधे सीधे आपको क्या दिख रहा है, बड़ा। अर्थात क्या हुआ, इस शब्द का अंतिम वर्ण बड़ा और इसका प्रारंभिक बड़ा, इन दोनों के मिलाने से जो भी कुछ नया बनेगा संधि के नियम के अनुसार साथियों उसी को हमें देखना होता है। तो यहाँ पर यदि आप समझ पा रहे होंगे तो अगर ये शब्द लिखा हुआ है तो इसका सबसे समीपवर्ती वर्ण
दोनों शब्दों में से सबसे समीपवर्ती वर्ण यही हो सकते हैं, इन दोनों को ही मिलाना है। तो इसका अंतिम और इसका प्रारंभिक सबसे ज्यादा समीपवर्ती हो सकते हैं। इन्हीं दोनों को मिलाने के पश्चात जो विकार उत्पन्न होगा, जो परिवर्तन उत्पन्न होगा, वही साथियों क्या कहलाएगा, संधि कहलाएगा। तो हम आगे बढ़ते हैं, इसके विषय में जानते हैं कि संधियां क्या होती हैं या कितने प्रकार की होती हैं। तो साथियों संधियां 3 प्रकार की होती हैं। एक होती है स्वर संधि, दूसरी साथियों होती है व्यंजन संधि, और साथियों तीसरी होती है विसर्ग संधि। 3 संधियां होती हैं। इसमें से जो साथियों जो होती है स्वर संधि, वो आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, और व्यंजन संधि, विसर्ग संधि महत्वपूर्ण ये भी है, लेकिन एग्जाम की दृष्टिकोण से स्वर संधियां बहुत ही महत्व रखती हैं साथियों। तो इनको हम पहले देखेंगे, बाद में बात कर लेंगे हम व्यंजन और विसर्ग संधियों के विषय में। तो साथियों जैसा कि अगर हम इस सबके आगे लगाते हैं संधि, तो आपने संधि शब्द का आशय समझ रखा है कि संधि क्या है, 2 समीपवर्ती वर्ण है, इनको जोड़ने से जो विकार उत्पन्न हो जाएगा वही संधि कहलाएगा। अब यहाँ पर संधि का आशय आपने समझ लिया है, आगे क्या लिखा हुआ है, स्वर। तो स्वर का आशय क्या होगा, हमने बताया भी था पिछली क्लास में। जैसे ये शब्द हमने महा प्लस आत्मा लिखा हुआ है, तो इसका तात्पर्य है कि जो अंतिम है, यहाँ पर भी एक स्वर होना चाहिए और यहाँ पर भी एक स्वर अवश्य होना चाहिए। मतलब कि पहले पद का अंतिम वर्ण स्वर अनिवार्य है और दूसरे पद का प्रारंभिक वर्ण वो भी स्वर ही अनिवार्य है, और इन दोनों को मिलाने के पश्चात एक स्वर ही बनेगा। जैसे अगर आ और आ को मिला देते हैं तो बड़ा आ है या दीर्घ आ बनता है साथियों। तो यहाँ पर ये भी स्वर है और ये भी स्वर है, और ये भी स्वर है, फाइनली वर्ण है। तो क्या होगा, पहले पद का अंतिम वर्ण साथियों स्वर होना अनिवार्य है और दूसरे का प्रारंभिक वर्ण स्वर होना अनिवार्य है। साथियों यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसको देखने से पहले आप पिछली वीडियो भी देख सकते हैं, क्योंकि वहीं से सारा रिलेट कर रहा है। हम पूरी हिंदी है क्रम में पढ़ा रहे हैं, तो यदि हिंदी को समझना है तो क्रम में पढ़ना बहुत ही आवश्यक होगा, जिससे आसानी से चीजें आपकी समझ में आती रहें। तो साथियों आप पीछे से देख सकते हैं सारे वीडियो हमारे, तो शायद आप इस चीज को अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। तो यहाँ पर क्या होता है, स्वर, व्यंजन और विसर्ग संधि के 3 प्रकार होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो स्वर संधि का भी आशय आप समझ चुके होंगे। क्वेश्चन आएगा स्वर संधि क्या होती है साथियों, तो आप बताएंगे कि पहले पद का अंतिम वर्ण स्वर होना और दूसरे पद का पहला वर्ण स्वर होना ही स्वर संधि कहलाता है। या सरल शब्दों में कहें तो स्वर और स्वर का योग ही स्वर संधि कहलाता है। जब स्वर और स्वर को मिलाएं उससे जो परिवर्तन हो जाए वही क्या कहलाता है, स्वर संधि कहलाता है। उसको हमने प्रैक्टिकल करके देख लिया है कि यहाँ पर भी स्वर आ रहा है और यहाँ पर भी स्वर आ रहा है। जैसे कह दें कि 2 स्वरों का योग, तो फिर कौन सा स्वर, यहाँ भी स्वर हो सकता है, जैसे यहाँ पर कोई स्वर दिया हो, यहाँ स्वर दिया हो, तो ऐसा नहीं, क्योंकि संधि क्या होती है, 2 समीपवर्ती वर्णों का योग होती है। तो समीपवर्ती कब होंगे, जब पहले का अंतिम स्वर होगा, दूसरे का प्रारंभिक वो भी स्वर होगा। तो साथियों आशा करते हैं आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। हम आगे बढ़ते हैं स्वर संधि के भेदों के विषय में। तो अभी हम इसको रफ कर देते हैं। तो साथियों जो स्वर संधि होती है इसके 5 भेद होते हैं। स्वर संधियों के 5 भेद होते हैं। पहला जो भेद होता है साथियों वो दीर्घ स्वर संधि होता है, दीर्घ स्वर संधि। दूसरा मेरे प्यारे दोस्तों गुण स्वर संधि होगा, और तीसरा वृद्धि स्वर संधि होगा, चौथा यड़, और 5वां अयाद। इस तरीके से होता है, कोई क्रम नहीं होता है, लेकिन सबसे समझने के तरीके को देखते हुए हम पहले दीर्घ, गुण, वृद्धि, यड़ और अयाद इस तरीके से इनको देख लेते हैं। क्वेश्चन आ सकता है कि बताइए निम्न में से कौन सी स्वर संधि नहीं है। तो यहाँ पर 3 नाम यहाँ से देगा और चौथा नाम हो सकता है यहाँ व्यंजन संधि दे दे या विसर्ग संधि दे दे। तो आपको ये 5 नाम याद होने चाहिए, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यड़ स्वर संधि और अयाद स्वर संधि। सारी की सारी स्वर संधियां हैं, इसलिए हम इनके पीछे स्वर संधि भी लगा लेते हैं। तो साथियों 5 भेद हो जाते हैं स्वर संधि के। तो हम पहला पार्ट देखते हैं दीर्घ स्वर संधि का। हम पहला पार्ट देखते हैं दीर्घ स्वर संधि का। साथियों जैसा कि हमने अगर यहाँ पर लिख दिया हमने संधि,
तो हमने भी यहाँ भी संधि आपको समझा दिया और यहाँ पर हमने स्वर का अर्थ भी समझा दिया। तो संधि हो जाता है, स्वर भी हो जाता है, बचता है दीर्घ। तो आप दीर्घ शब्द का आशय समझ रहे होंगे कि दीर्घ का अर्थ क्या होता है साथियों, बड़ा। दीर्घ का आशय क्या होता है, बड़ा। तो साथियों जैसे इसका हम नियम की बात करें, दीर्घ स्वर संधि का जो नियम होता है, इसका नियम साथियों होता है कि दो सजाती स्वरों को, सजाती या एक समान, दो सजाती या एक समान स्वरों को मिलाने के पश्चात उनका योग सदैव दीर्घ होता है, दीर्घ का आशय बड़ा होता है। अब सजाती स्वर कौन कौन से होते हैं साथियों, वो देख लेते हैं। सजाती या इन्हें समान स्वर कह सकते हैं। तो इसका आशय होता है कि यदि छोटा आ या बड़ा आ, ये आपस में क्या सजाती हैं, सजाती। अब इनके पश्चात मान लेते हैं यदि पहला क्या होगा, पहला पक्ष ये होगा और इनके अंतिम वर्णों के स्थान पर इनमें से कोई एक, ये सजाती हैं और इनके पश्चात क्या हो, इन्हीं में से कोई एक, अर्थात आप कह सकते हैं कि छोटा बड़ा आपस में सजाती हैं। उसके पश्चात हम बात करते हैं छोटी ई और बड़ी ई, और ये भी क्या होंगे, छोटी ई बड़ी ई, ये आपस में सजाती होंगी। उसके पश्चात साथियों छोटा ऊ और बड़ा ऊ, साथियों यही नियम हो जाता है सजाती या समान। अर्थात कह सकते हैं कि आ और आ आपस में सजाती हैं, ई और ई आपस में सजाती हैं, ऊ और ऊ आपस में सजाती हैं। और यही नियम होता है कि दो सजाती स्वरों का योग सदैव क्या होता है, दीर्घ होता है। अर्थात आप कह सकते हैं कि छोटा के साथ छोटा मिलाएं या छोटा के साथ बड़ा मिलाएं, या बड़ा के साथ छोटा या छोटा के साथ बड़ा मिलाएं, सदैव क्या होगा, बड़ा होगा। इसमें क्या होगा, सदैव बड़ी ई, इनमें सदैव बड़ा हो। जैसे हमने बोला दो सजाती या समान स्वरों का योग सदैव दीर्घ होता है या बड़ा होता है, तो बड़ा क्या होगा, इन्हीं आपस में से बड़ा होगा। जैसे हम पहली कंडीशन को देख लेते हैं कि इसमें कितने और भेद बन सकते हैं या इसकी कितनी कंडीशन अलग बन सकती हैं। तो मान लेते हैं जो पहला पक्ष है उसका अंतिम वर्ण हम छोटा ले लेते हैं और दूसरे का पहला भी छोटा ले लेते हैं, तो साथियों इनका दीर्घ क्या बनेगा, इनका दीर्घ बड़ा बनेगा। और उसी तरीके से हम मान लेते हैं इधर छोटा लेते हैं और एक साइड बड़ा लेते हैं, क्योंकि बोला है इसमें कि छोटा बड़ा, यहाँ पर कोई एक हो और यहाँ पर भी छोटा बड़ा कोई एक हो, तो सदैव क्या बनेगा, बड़ा बनेगा साथियों। वैसे ही यदि हम बड़ा आ प्लस छोटा ले लें तो यहाँ भी क्या बनेगा, बड़ा बनेगा साथियों। और यदि बड़ा आ या बड़ा ले लें तब भी साथियों क्या होना है, बड़ा आ होना है। तो ये चार कंडीशन हो जाएंगी, इसमें भी चार इसी तरीके से हो जाएंगे और चार इसमें होंगे, चार इसमें होंगे। तो इस तरीके से साथियों क्या होता है, इसमें सदैव क्या होता है, सजाती या समान स्वरों का योग सदैव साथियों दीर्घ होता है। और सजाती क्या होंगे, आ और आपस में सजाती हैं, ई और ई आपस में सजाती हैं, ऊ और ऊ आपस में सजाती हैं। अब वो ये मायने नहीं रखता है कि छोटा ऊ या बड़ा ऊ, कोई भी ऊ हो और किसी पक्ष में हो। हालांकि इतना होना चाहिए कि पहले पक्ष के अंतिम वर्ण के स्थान पर छोटा ऊ या बड़ा ऊ में से कोई एक हो, सेकेंड साइड पहले पद के दूसरे पद के प्रारंभ में छोटा ऊ या बड़ा ऊ में से कोई एक हो, दोनों का योग क्या हो जाएगा, बड़ा ऊ हो जाएगा। वैसे ही ई के परिप्रेक्ष्य में होगा, वैसा ही आ के परिप्रेक्ष्य में होगा। तो इस तरीके से कंडीशन चलती है। अब साथियों हम बात कर लेते हैं, इसमें मान लेते हैं कि ऐसा कोई एग्जांपल लगते हैं जिसमें पहले पद का प्रारंभ जो पहला पद का अंतिम वर्ण होगा वो भी आ हो और दूसरे पद का जो प्रारंभ हो वो भी आ से हो। तो आप साथियों इस नियम को नोट कर सकते हैं और फिर हम इसको रफ कर दे रहे हैं और एग्जांपल पर सीधे सीधे आते हैं। जैसे साथियों हम इसका पहला एग्जांपल उठाते हैं। जैसे साथियों हमने लिखा था आ और आ कंडीशन, तो यहाँ पर अगर हम बात करें पहली कंडीशन में आ प्लस आ बड़ा आ बन रहा था, तो इस कंडीशन पे हम बात कर लेते हैं। तो साथियों आप देख पा रहे हैं कि
परम और अर्थ ऐसा दिया हुआ है, दो शब्द दिए हुए हैं और हमने क्या बताया था कि दो समीपवर्ती वर्ण देखना है। और स्वर संधि की बात है तो पहले के अंत में स्वर और दूसरे के प्रारंभ में स्वर का होना अनिवार्य होगा। तो साथियों आप देख पा रहे हैं कि माँ में ना ही कोई हलंत है और ना ही कोई मात्रा दिख रही है, तो इसका आशय स्पष्ट है कि यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर छोटा होगा। हमने इसका ही एग्जाम्पल पिछले वीडियो में वर्ण विच्छेद के रूप में हमने इसको वर्ण विच्छेद में डिफाइन किया है, तोड़ दिया है। तो आप समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पर क्या होगा, अंतिम जो वर्ण होगा माँ में हलंत लगा लेंगे और क्या होगा, छोटा आ जाएगा। तो इसका साथियों छोटा हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, यहाँ पर छोटा और यहाँ पर साथियों आपको छोटा दिख रहा है ना। तो साथियों हमने बताया कि जब दो सजाती स्वर हो तो योग क्या होगा, सदैव दीर्घ होगा। क्या होगा साथियों, दीर्घ होगा। अब मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर देखना है कि बचता क्या है। यहाँ पर हमने क्या किया है, छोटा आ को यहाँ से निकाला है और छोटा को यहाँ से निकाला है। क्या बच रहा है साथियों, पा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है मेरे दोस्तों और रा में भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ है और माँ से क्या हुआ, छोटा निकला है। तो साथियों जब किसी भी व्यंजन से कोई स्वर निकल जाता है तो वहां पर क्या लग जाता है, हलंत लग जाता है। हलंत का आशय हाफ हो जाता है, आधा हो जाता है। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि आ पूर्ण रूप से निकल चुका है। क्या बचा हुआ है, सिर्फ इतना बचा हुआ है। तो इसको हम यहाँ लिख देते हैं, पहले पक्ष में जो भी बचा हुआ है यहाँ आ गया, दूसरे पक्ष में जो भी बचा है यहाँ आ गया और इनमें से जो भी कुछ निकला है कहाँ आया, ये है। और इसको कहाँ लगाते हैं, इसको हम उसी व्यंजन में लगाते हैं जहां पर हलंत लगा होता है। हलंत का आशय ही होता है कि यहाँ पर स्वर नहीं है और जहां पर स्वर नहीं है तो फिर वहां स्वर को लगा देना चाहिए साथियों। तो यहाँ पर क्या करेंगे, आप स्वर को लगा देंगे तो साथियों क्या हो जाएगा, परमार्थ। आशा करते हैं बहुत अच्छी तरीके से समझ पा रहे होंगे कि संधियां होती किस तरीके से। आपने रट्टा मार रखा होगा कि परम प्लस अर्थ का जो परम प्लस अर्थ है इसका संधि क्या होगा, परमार्थ होगा। अपितु होगा कैसे वो हम बता रहे हैं आपको। तो इस चीज को यदि आप समझ लेते हैं एकदम जड़ से अगर आप इसको समझ लेते हैं तो फिर आपको संधियां पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी, ये मेरा वादा है साथियों। दूसरा साथियों में एग्जांपल लेते हैं, इसको आप नोट कर सकते हैं। दैत्य प्लस अर्य साथियों दिया हुआ है। जैसा कि हमने बताया कि दो समीपवर्ती वर्ण, तो समीपवर्ती हो सकते हैं और इसमें आप देख पा रहे हैं जो पहला पद है उसका अंतिम वर्ण एक व्यंजन है और व्यंजन पर ना ही कोई हलंत है ना ही कोई मात्रा है। आशय स्पष्ट है कि छोटा अवश्य होगा। सेकेंड साइड छोटा आपको दिखाई दे रहा है क्योंकि हम बात कर रहे हैं इस कंडीशन पे, तो कंपलसरी हो जाता है आ और आ का आना। तो साथियों जब आ और आ आते हैं तो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, दीर्घ आ हो जाएगा या बड़ा हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर देखना है कि चेंज किसमें हुआ। तो साथियों यहाँ तक कोई परिवर्तन नहीं, ता में भी कोई परिवर्तन नहीं, या में क्या हुआ है, छोटा है केवल निकला है, मतलब कि स्वर निकल चुका है। और जब स्वर निकल जाता है तो हलंत लग जाता है मेरे प्यारे दोस्तों। इतना होने के पश्चात आप देख पा रहे हैं कि सेकेंड साइड जो है आप देख पा रहे हैं यहाँ पर क्या हुआ है, आ निकल चुका है, क्या बचा हुआ है, इतना बचा हुआ है। इसको हमने इधर लिख लिया। अब क्या बचा, यहाँ से जो निकला था उसका मिलाकर के बड़ा हो गया और यही बड़ा क्या करेगा, जहां पर हलंत नहीं है वहां लग जाएगा। और जब स्वर आ चुका तो हलंत की कोई आवश्यकता नहीं, तो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, दैत्यारी। क्या हो जाएगा, दैत्यारी। आपको करना क्या है कि जहां से हम जो वर्ण निकाल रहे हैं उसको निकाल लेते हैं और उसके पश्चात जो शेष बचते हैं उनको हम उसी रूप में लिख देते हैं और जो नया बनता है उसको हम हलंत वाले पे लगा देते हैं। तो जो भी बन करके तैयार होता है वही संधि का सही रूप होता है मेरे प्यारे साथियों। तो आशा करते हैं बहुत अच्छी तरीके से आप समझ पा रहे होंगे। दैत्य प्लस अर्य, एक और देख लेते हैं इसी से हम। पुस्तक प्लस अर्थी मेरे प्यारे साथियों, फिर आप एक बार देख पा रहे होंगे का में क्या दिया हुआ है, कोई हलंत नहीं है, कोई मात्रा नहीं है, अर्थात क्या है, छोटा दिया हुआ है। मिला देंगे दोनों को नियम के अनुसार, क्या होगा, दो सजाती स्वर मिलने के पश्चात दीर्घ हो जाता है। दीर्घ हो गया साथियों। अब हमें क्या करना है,
यहाँ जो भी शेष बचा हुआ है आप देख पा रहे हैं, यहाँ तक कोई परिवर्तन नहीं हुआ था। कहाँ से क्या निकला है, आ निकला है, आ निकल चुका, हलंत लग गया। सेकेंड साइड साथ में क्या बचा, सेकेंड साइड आ निकल चुका, क्या बचा हुआ है, बस केवल इतना सा बचा हुआ है। अब करना क्या होता है, ये चीज उठा करके यहाँ लगा देनी। अब ये क्या है, एक स्वर है, और स्वर कहाँ लगेगा, व्यंजन पे लगेगा, तो कहाँ लगेगा, जहाँ हलंत होगा, ऐसे लगा देंगे और मिला के लिख देंगे पुस्तकार्थी। तो जो भी बनेगा क्या होगा साथियों, सही ही बनकर तैयार होगा। तो आशा करते हैं बहुत अच्छी तरीके से आप समझ पाए होंगे। तो ये कंडीशन हो जाती है आ और आ की। शायद यहाँ पर एक बार छोटा आ प्लस बड़ा आ भी दिया हो सकता है तब भी, लेकिन बनेगा क्या साथियों, बड़ा आ, क्योंकि दो सजातीय स्वरों का योग सदा ही क्या होता है, दीर्घ आ होता है। तो हमने पहले जो बात की छोटा प्लस छोटा आ की, क्या हुआ साथियों, बड़ा हुआ। फिर हमने छोटा प्लस बड़ा की बात की, अब भी क्या होगा साथियों, बड़ा होगा। देखते हैं एग्जाम्पल को। साथियों दीर्घ संधि की 4 कंडीशन हो सकती हैं। पहली कंडीशन हमने बताया, ये क्या होगा, छोटा प्लस छोटा बड़ा, छोटा प्लस बड़ा बड़ा। इस कंडीशन पे हम बात कर रहे हैं साथियों। तो एग्जांपल जैसे ले लेते हैं, हिम प्लस आलय। तो यहाँ पर साथियों हमने बताया दो सजातीय स्वर मिलने चाहिए, और यहाँ पर दो समीवर्ती के रूप में देखा जाए तो इसका अंतिम आशय क्या है, छोटा से इसका बड़ा। आप देख पा रहे हैं, मिला देंगे साथियों, क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। शेष क्या बचेगा, ये बचेगा साथियों, वहां पे हलंत लग जाएगा, इधर क्या होगा, केवल लय बचा हुआ, क्योंकि बड़ा आ इधर आ चुका है, छोटा यहाँ से निकल चुका है। निकलने के पश्चात यहाँ पर मान हलंत लगा हुआ है, ये बन गया बड़ा। ये बड़ा कहाँ लगेगा, ये स्वर है, और कहाँ लगेगा स्वर, जहां पर हलंत होगा, तो हलंत को हटा देगा और मात्रा लग जाएगी, क्या बन जाएगा साथियों, हिमालय। उसी तरीके साथियों क्या होगा, शिव प्लस आलय, शिव धन आलय। साथियों यहाँ पर क्या होगा, छोटा, और इधर क्या होगा साथियों, बड़ा। मिला देंगे, क्या हो जाएगा साथियों, बड़ा। क्या बचेगा इधर, यहाँ तक कोई परिवर्तन नहीं, वहां में हलंत लग जाएगा क्योंकि आ बाहर आ चुका है और आ इधर आ चुका है, क्या बचा, लय। अब इस चीज को उठा कहाँ लगाना है, जहां हलंत लगा होगा, हलंत हट जाएगा और मात्रा लग जाएगी, क्या बन जाएगा मेरे प्यारे साथियों, शिवालय। क्या बन चुका आपका, शिवालय। तो साथियों इसको रफ करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। दूसरी कंडीशन हो जाती है, उसके पश्चात साथियों हो सकता है कि यहाँ पर बड़ा दिया हो और इधर छोटा दिया हो, लेकिन बनेगा क्या, बनेगा एट लास्ट बड़ा आ ही। तो देखते हैं इसका एग्जाम्पल साथियों। जैसे कि यहाँ पर हो सकता है साथियों विद्या प्लस अर्थ, इसका अंतिम वर्ड आप देख पा रहे हैं। अब यहाँ पर क्या है, बड़ा आपको दिख रहा है और यहाँ पर छोटा, मिला देंगे बड़ा बन जाएगा साथियों। क्या बचेगा इधर, इधर हलंत लगा देंगे, इतना हो जाएगा, क्योंकि यहाँ स्वर निकल चुका है साथियों, और यहाँ से क्या होगा, इतना शेष बचा, और ये चीज उठकर कहाँ आएगी, यहाँ आ जाएगी, क्या होगा, हलंत हट जाएगा, क्या हो जाएगा साथियों, विद्यार्थी। क्या हो जाएगा मेरे प्यार दोस्तों, विद्यार्थी। जैसे दिया हो सेवा प्लस अर्थ, जैसे साथियों दिया हो सेवा धन अर्थ, यहाँ भी आप देख पा रहे हैं बड़ा है, मतलब कि बड़ा बाहर किया, और इधर आप छोटा देख पा रहे हैं, मिला देंगे, सजाती स्वर है, सदैव दीर्घ होगा, क्या बचेगा, हलंत वाला वाह बच जाएगा, और इधर से आ निकल चुका है, ये क्या बचा, केवल इतना बचा हुआ हमने लिख दिया। ये चीज उठकर कहाँ आएगी, यहाँ आएगी, हलंत हट जाएगा, क्या बन जाएगा साथियों, सेवार्थ हो जाएगा। और उसी कंडीशन में देखा जाए, यहाँ पर बड़ा आ दिया हो और यहाँ भी बड़ा आ दिया हो, तब भी क्या साथियों बनेगा, बड़ा आ ही बनेगा। क्या बनेगा, बड़ा आ ही बनेगा। तो साथियों इसी कंडीशन पर हम बात कर लेते हैं, बड़ा आ और बड़ा आ। जैसे यहाँ पर सीधे सीधे हम बात कर लें, महा प्लस आत्मा। कंडीशन ये है कि दो सजातीय स्वर कोई भी हो सकते हैं, इन 4 कंडीशन में कोई भी कंडीशन आ सकती है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं क्या हो रहा है, बड़ा मिल रहा है साथियों,
और इधर भी आपको बड़ा आ ही मिल रहा है, लेकिन है सजाती तो बनेगा सदैव दीर्घ ही। तो यहाँ पर शेष क्या बचेगा, माँ में कोई परिवर्तन नहीं, हा से क्या हुआ है दीर्घ आ, या आ स्वर निकल चुका है जो कि यहाँ दिख रहा है आपको। क्या बचेगा, हलंत वाला हा बच जाएगा। इधर से क्या हुआ साथियों, इधर से भी आपका आ निकल चुका है, तो क्या बचा, ता बचता है और माँ बचता है। पहला पक्ष ये बचता है, सेकेंड पक्ष ये, इन्हीं के बीच का जो है निकलने के पश्चात ये बना हुआ है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसी पे लगा देंगे और हलंत हटा देंगे। तो क्या हुआ, हलंत हटने के पश्चात हो जाएगा, इसमें स्वर विलीन हो चुका है और अब क्या बन चुका है साथियों, महात्मा। तो इस तरीके से क्या होता है, दीर्घ स्वर संधि के विषय में जो आ और आ की कंडीशन होती है वो समाप्त होती है साथियों। और उसके बाद जैसे हम बात करें ई और ई के परिप्रेक्ष्य में, तो वहां भी सजाती होते हैं, तो उसमें भी 4 कंडीशन ही बनेंगी। जैसे यहाँ पर हमने लिखा था कि छोटी ई हो या पहले पक्ष के अंत में बड़ी ई हो, और यहाँ पर छोटी ई हो या बड़ी ई हो, ऐसा दिया हो। तो इसमें भी क्या होगा, हो सकता है पहली कंडीशन में जो पहला पद है उसका अंतिम छोटी हो और दूसरे का क्या हो साथियों, छोटी ई हो। मान लेते यहाँ से हम छोटी ले और यहाँ से छोटी ले, तो बनेगा साथियों क्या, बड़ी ई। मान लेते यहाँ से हम छोटी ले लें और इधर से ये बड़ी ई ले, तो क्या बनेगा साथियों, बड़ी ई ही बनेगा। वैसे ही इधर से हम अब बड़ी ले रहे हैं, इधर से छोटी, क्या बनेगा, बड़ी ई बनेगा। वैसे ही बड़ी ई ले लें हम और ये बड़ी, तब भी क्या बनेगा साथियों, बड़ी ई ही बनेगा। और उसी क्रम में क्या होगा साथियों, यहाँ पर उ और उ दिया हो, पहले पक्ष के अंतिम में दोनों में से कोई एक हो, और इधर क्या साथियों होना चाहिए, इधर भी छोटा उ या बड़ा उ में से कोई एक हो, तो भी क्या होगा, सदैव बड़ा उ बनेगा। मतलब यहाँ पर क्या हो सकता है मेरे दोस्तों, छोटा उ पहला पक्ष का अंतिम वर्ण है और दूसरे का प्रारंभिक भी छोटा उ है, लेकिन बनेगा क्या साथियों, बड़ा उ बनेगा। वैसे ही यहाँ पर छोटा उ दिया हो लेकिन यहाँ पर बड़ा उ, तब भी क्या बनेगा, बड़ा उ। यहाँ पर बड़ा उ दिया हो और यहाँ पर छोटा उ, क्या बनेगा साथियों, बड़ा उ। और यहाँ पर बड़ा उ दिया हो, यहाँ भी बड़ा उ दिया हो, बड़ा उ। मतलब कि 2 वर्ण इधर है, 2 वर्ण इधर है, कितनी कंडीशन हो सकती है, 4। हमने आगे सारे एग्जाम्पल देख लिए हैं। और ई और उ इस रूम में आप आगे कर लीजिएगा, और जो दिक्कतें हैं आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं अपनी दिक्कतें। और हाँ, हमने जो वर्ण विच्छेद की चीजें बताई हैं उन पर जो भी आपको सही लगता है उसका आप कमेंट अवश्य करिएगा और इन कंडीशन को बना के देखिएगा। और कोई दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा और इनको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आगे हम बात करेंगे साथियों गुण स्वर संधि के विषय में। तो साथियों, अगर मेरी बातें आपको समझ में आ रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दें। तो लाइक तो अवश्य कर दीजिएगा। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों।